Hello students, today we will talk about a very beautiful and the most important poem from the pen of Robert Browning, and that is My Last Duchess. Robert Browning, is one of the most important poet of Victorian age, and he is the only poet in the Victorian age who is having optimistic outlook. है ना? So Robert Browning is basically a writer of dramatic monologues. Although he had tried his hand at number of other genres also, but his genius suited dramatic monologues. Now, what is dramatic monologue? Dramatic monologue is a dramatic speech by one person. Now, that could be called inner monologue. Monologue means a speech of a talk of one person only. है ना? And what is then the difference between interior monologue and dramatic monologue? In interior monologue or inner monologue, the presence of listeners could not be detected. Whereas in dramatic monologue, the listeners are also present. Although the listeners, they do not say anything in return, but their presence could be noticed when you go through the poem. They don't say anything in return. ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि लिसनर्स भी प्रेजेंट हैं. हालांकि जो लिसनर्स हैं वो रिटर्न में कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन जब आप पोएम पढ़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिसनर्स भी हैं, सुनने वाले भी हैं. और इंटीरियर मोनोलॉग में या इनर मोनोलॉग में लिसनर्स नहीं होते, बस एक राइटर जो स्पीकर है उसके मन में क्या है वो चीज आपको पता चलती है. ठीक है, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस पता चलती है. तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इट इज बेसिकली an important artistic device because we get the psychology, we get an insight into the mind of the speaker. है ना? तो एक स्पीकर जो बोल रहा है उसमें, उसके अंदर उसके दिमाग में क्या है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी इनर फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में हमें पता चलता है. ठीक है, तो यहाँ पर तो ब्राउनिंग का जो जीनियस, मतलब इट इज अ मीन्स ऑफ सोल डाइसेक्शन, है ना? कि तो ब्राउनिंग का जो जीनियस है वो उसको अच्छा लगता था सोल डाइसेक्शन करने में, इनर फीलिंग्स को बताने में, अपने स्पीकर्स की साइकोलॉजी को रीडर्स के सामने रखने में. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक क्रिटिकल जंक्चर पे शुरू होता है ना? एक क्रिटिकल सिचुएशन से अराइज होता है. अब यहाँ इस पोएम में क्या है? द ड्यूक ऑफ फेरारा इज देयर, ही इज अ विडोर, है ना? एंड द काउंट्स एनवॉय हैज ब्रॉट अ मैरिज प्रपोजल ऑफ काउंट टू द ड्यूक ऑफ फेरारा. ठीक है, ड्यूक ऑफ फेरारा, फेरारा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, अ काउंटी, है ना? काउंटी क्या होता है? छोटा सा प्रोविंस जहाँ की कल्चर, जहाँ का ट्रेडिशन, जहाँ की लैंग्वेज जो भी है वो एक पर्टिकुलर जगह की ही होती है और वो दूसरे से डिफरेंट होती है ना? तो यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो विडोर है, विधुर है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है. और उसके पड़ोस में जो दूसरा काउंटी है उसकी जो बेटी की मैरिज प्रपोजल जो है वो एक मैसेंजर, जिसको हम एनवॉय कह रहे हैं, वो लेके आता है. ठीक है, तो द एनवॉय ऑफ नियर बाय काउंटी has brought a marriage proposal of the count's daughter for this Duke of Ferrara.
And now the Duke of Ferrara is showing him his picture gallery. And there he stands before the portrait of his last duchess. ठीक है, तो उस जमाने में लोगों को शौक होता था, बहुत बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज होती थी। राजा लोग जो है वो अपने घरों में एक बहुत बड़े हॉल जैसे को या एक बहुत बड़ा मतलब इस तरह से एक पोर्ट्रेट गैलरी रखते थे। तो वहां पर बड़ी जो उनकी इम्पोर्टेंट फोटोज होती थी, पोर्ट्रेट्स होते थे, उनको रखते थे। तो उसने भी, ड्यूक ऑफ फेरारा ने भी एक पोर्ट्रेट गैलरी बनवाई हुई है। तो उस पोर्ट्रेट गैलरी में सबसे आगे जो एक बहुत बड़ी सी उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनवाई हुई है अपनी पहले वाली वाइफ की। तो सिचुएशन क्या है कि ड्यूक ऑफ फेरारा टेक्स द एनवॉय to show him his picture gallery, and there he stands before the portrait of his last duchess. That's why the very first line of the poem is, that is my last duchess painted on the wall, कि वो मेरी last duchess है, who has been painted on this wall, कि on this wall the portrait is of my last duchess, कि इस दीवार के ऊपर जो पोर्ट्रेट है वो मेरी पहले वाली वाइफ का है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, कि द पोर्ट्रेट इज सो लाइफ लाइक, इट सीम्स एज इफ शी वर अलाइव इन रियलिटी। वो कह रहा है कि ये देखो, ये पोर्ट्रेट इतना सजीव चित्रण दे रहा है कि इस पोर्ट्रेट को देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो लास्ट डचेस है वो जिंदा हो। आई कॉल दैट पोर्ट्रेट अ पीस, आई कॉल दैट पीस ए वंडर, है ना। He says he considers this portrait of his last duchess as wonder, as a wonderful work of art, है ना, because it is so beautiful and it's so lifelike। ये पोर्ट्रेट इतना खूबसूरत है, इतना सजीवता से दिखा रहा है उसकी लास्ट डचेस को, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ जो है इन रियलिटी इज अलाइव। Now Fra Pendlove's hands walked busily a day, and there she stands. Fra Pendlove is the name of the painter, है ना। He has painted that portrait of his last duchess। देखो, Fra Pendlove's hands worked busily a day, कि Fra Pendlove had to be busy throughout the day in making that portrait of his last duchess, and there she stands, and there is that portrait, कि जो सामने पोर्ट्रेट है उसको फ्रा पेंडलॉफ ने बनाया और उसको पूरा दिन बिजी रहना पड़ा उस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। ठीक है, तो विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। ये देखो, यहां से पता चल रहा है ना कि लिसनर्स आर आल्सो प्रेजेंट, कि ही आस्क्ड दैट मैसेंजर टू सिट देयर एंड लुक एट द पोर्ट्रेट। तो वो उस मैसेंजर को कह रहा है कि देखो, आप बैठो और इस पोर्ट्रेट को ध्यान से देखो, है ना। आई सैड फ्रा पेंडलॉफ बाय डिजाइन, बाय डिजाइन का मतलब इंटेंशनली, कि जानबूझ के उसने फ्रा पेंडलॉफ का नाम बताया है ना। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कि फ्रा पेंडलॉफ इज ए रेयर आर्टिस्ट और ड्यूक ऑफ फेरारा कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है कि कोई भी पोर्ट्रेट उसकी लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट बना देगा, उसकी वाइफ का पोर्ट्रेट बना सकता है। तो ओनली द रेयर आर्टिस्ट कैन डू सो, है ना। तो इसलिए ही सेज कि ही हैज नेम्ड फ्रा पेंडलॉफ इंटेंशनली, for never read strangers like you, that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, है ना। फोर का मतलब यहां पर क्या है, बिकॉज strangers like you can never understand, never read का मतलब never understand that pictured countenance, countenance का मतलब क्या हुआ, फेस, पिक्चर्ड मतलब पोर्ट्रेट में जो चेहरा दिखाया है ना
उसको तुम्हारे जैसे अजनबी कभी नहीं पढ़ सकते, है ना। फ्रॉप एंड लॉफ, this Duke of Ferrara tells that envoy, that messenger, that he has mentioned the name of Frop and Lof intentionally because strangers like the messenger can never understand that portrait, the face in the portrait. ठीक है, क्या नहीं देख सकते फेस में? द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, ग्लांस मतलब जो उसकी नजर, जो उसको देखो तो यू कैन नेवर अंडरस्टैंड हाउ सच डेप्थ एंड पैशन हैज एंटर्ड द आईज ऑफ हिज वाइफ, हिज डचेस, कि इतनी डेप्थ, इतनी पैशन, इतना अच्छा एक्सप्रेशन उस चेहरे पे, उस नजर में कहां से आया, कैसे आया, इसको तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स नहीं समझ सकते, है ना। बट टू माई सेल्फ दे ऑलवेज टर्न टू मी, है ना। कहता तो लोगों को मेरी तरफ मुड़ना पड़ता है, जो भी ये चेहरा देखता है इस पोर्ट्रेट में, उसको ये बात कभी समझ नहीं आती कि ये पोर्ट्रेट में जो चेहरा दिखाया है उसमें, उस नजर में इतनी डेप्थ, इतनी पैशन, या हम कहें इतना बढ़िया एक्सप्रेशन कहां से आया। They have to move towards me, they have to turn towards me, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, because nobody dares turn the curtain aside. It's only he who can draw the curtains aside. ठीक है, कि उस पोर्ट्रेट के आगे, लास्ट डचेस का जो उसने अपनी पोर्ट्रेट गैलरी में पोर्ट्रेट लगाया हुआ है, उसको और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको एक तरफ कर दे. It's only the Duke of Ferrara who will draw the curtain aside. Then the visitors can look at the portrait of the Duchess. ठीक है? So I hope you understand what we have been talking. So you see, the dramatic monologue is an artistic device, I already told you, that gives you a clear picture of the inside of the character. है ना? So he says that it's only he who can draw the curtain aside. Nobody dares, किसी की हिम्मत नहीं है कि he can draw the curtain aside. It's only I. But I मतलब only I, यानी कि it's only the Duke of Ferrara who can draw that curtain aside. And seemed as they would ask me. And it seems from their expression that they ask the Duke of Ferrara if they dust मतलब if they dared, कि अगर उनमें वो हिम्मत जुटा पाए तो उनके फेस से ऐसे लगता है कि वो सवाल ड्यूक ऑफ फेरारा से पूछ रहे हैं कि इतना बढ़िया एक्सप्रेशन उस चेहरे पे कैसे आया, हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि अगर वो विजिटर्स या ओन लुकर्स जो उस पोर्ट्रेट को देख रहे हैं, उसकी लास्ट डचेस के पोर्ट्रेट को, इफ दे डेयर्ड दे वुड आस्क द ड्यूक ऑफ फेरारा हिमसेल्फ कि हाउ सच ए ग्लांस केम देयर. सो नॉट द फर्स्ट are you to turn and ask thus. So it's not only you who dares, who turns and asks this question. Which question? That how such depth and passion has entered the eyes of the last duchess. है ना. तो यहाँ पर तुमको फिर से लग रहा है कि कोई जना प्रेजेंट है जिसको वो कह रहा है कि भाई तुम अकेले नहीं हो जो इस तरह से मुड़ के मेरे से पूछ रहे हो. पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, मतलब उसके चेहरे पे ऐसे क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्योंकि वो भी वंडर स्ट्रक हो गया, वो भी आश्चर्यचकित हो गया, वो भी हैरान हो गया कि इतना अच्छा एक्सप्रेशन उन आईज में कैसे आया, है ना. So this is the quality of dramatic monologue, you will see the presence of silent listeners, है ना. So let's see further. Sir, it was not her husband's presence only called that sport of joy into the Duchess' cheek,
तो he says के that it is not that her husband's presence can cause that spot of joy into the Duchess cheek. Spot of joy, you understand? कई लोगों की चीक पे एक गड्ढा सा होता है ना, छोटा सा, जो उनकी खूबसूरती को बढ़ाता है ना? तो अब बात यही है कि वो पोर्ट्रेट जो डचेस का है उसमें उसकी चीक्स में वो स्पॉट ऑफ जॉय है. स्पॉट ऑफ जॉय हम किसको कहते हैं? जरा सा वो जो डिम्पल पड़ता है अपन कहते हैं, है ना? तो he says कि there is that spot of joy in her cheek, and that spot of joy is not because of her husband's presence. Perhaps Fra Pendeloff chanced to say, her mental lapse over my lady's wrist too much. है ना? He says कि suppose Fra Pendeloff happened to say, है ना? क्योंकि she will have to sit before Fra Pendeloff to get that portrait. फ्रा पेंडलॉफ पेंटर है ना, तो उसको पेंटर के सामने पूरा दिन बैठना पड़ेगा, तभी तो वो पेंटर कैनवस पे उसका पोर्ट्रेट बना पाएगा, है ना? तो सपोज फ्रा पेंडलॉफ ने ऐसे ही कह दिया, क्या कह दिया? हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच. मेंटल क्या होता है बेटा? ये क्रिश्चियन पीपल गाउन पहनते हैं लंबा पूरा बाजू तक कवर्ड. तो कहता है कि सपोज फ्रा पेंडलॉफ ने ऐसे कह दिया कि भी उसका जो गाउन है वो उसकी रिस्ट तक बहुत ज्यादा आ रहा है. रिस्ट मतलब उसकी कलाई तक को पूरा ज्यादा कवर कर रहा है. क्या मतलब? कि भी कहने का मतलब है कि भी फ्रा पेंडलॉफ ने मान लो ऐसे ही कह दिया कि भी उसका जो गाउन है वो उसकी कलाई को भी पूरा कवर कर रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि पूरी उसकी बॉडी कवर्ड है, तो उसकी ब्यूटी को कैसे दिखाए कैनवस पे, है ना? और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट. ये भी लाइन बहुत अच्छी है. कितनी खूबसूरत इमेज रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं. पेंट को पर्सोनिफाई किया जा रहा है ना, चित्रण को. तो पेंट को कहता है कि ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उस फेंट को प्रोड्यूस कर पाएगा, फेंट को रिप्रोड्यूस कर पाएगा उसके गले के साथ साथ. हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट. अब ये वाली लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे वो आपकी ब्लू वीन्स होती हैं, कोई बहुत गोरे लोग हों तो पता चलता है उनकी वीन्स ऐसे स्पष्ट दिखाई देती हैं, और जो वीन्स आपके गले से ऊपर की ओर जा रही है चेहरे की तरफ, तो वो जो बहुत वाइट कलर का वाइट कॉम्प्लेक्शन लिए होते हैं, तो उनकी वो ब्लू वाली जो शेड्स हैं वो कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क ऐसे सी लगती हैं, तो वो वाइट के साथ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं. स्काई ब्लू से कलर की वो डिफरेंट शेड लेते हुए आपकी जो नसें हैं जो ऊपर को जा रही होती हैं. तो अब एक पेंटर की नजर से देखें तो वो एक बहुत खूबसूरत सी चीज है. तो मान लो भाई वो कहना, वो इस लाइन का मतलब तो लिटरली यही हुआ कि फ्रा पेंडलॉफ ऐसा कह रहे हैं कि वो अपने ब्रश से उस खूबसूरती को कैनवस पे नहीं ला सकते. कौन सी खूबसूरती? वो जो वीन्स की ब्यूटी है, द ब्लू टिंज ऑफ द वीन्स, है ना, that runs slowly and steadily carrying different shades along her throat. ठीक है? तो उन्होंने पर्सोनिफाई किया कि पेंट को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कभी उस खूबसूरती को जो उसके गले के साथ आगे बढ़ती जाती है और खत्म होती जाती है, उसका कलर, उसकी टिंज, उस खूबसूरती को वो कैनवस पे नहीं दिखा सकते, है ना? अब ये तो मैं बता रही हूँ या मेरे बताने का ढंग ऐसा होगा जिससे हम इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं बात को, और बात भी यही है जैसे हम एक्सप्रेशन दिखाना चाह रही हूँ मैं तुमको. लेकिन ड्यूक ऑफ फेरारा जो है, ही इज अ डीलर इन ह्यूमन सोल्स. उसको खूबसूरती से तो कोई मतलब ही नहीं है. ही कंसिडर्स हिज वाइफ एज हिज प्रॉपर्टी, है ना? तो उसको तो लगता है ये ऐसे शिष्टाचार की बातें हैं, है ना? कौन सी शिष्टाचार की बातें हैं? कि जैसे भाई मान लो उसने फ्रा पेंडलॉफ ने ऐसे कह दिया कि उसका गाउन जो है, मेंटल मतलब गाउन की, गाउन ने उसकी रिस्ट को बहुत ज्यादा कवर कर रखा है, उसकी कलाई को बहुत ज्यादा कवर कर रखा है, और वो उस खूबसूरती को पर्दे पे नहीं ला पा रहा. या वो कहना चाह रहा है कि भी पेंट से वो उस ब्लू टिंज को नहीं दिखा पा रहा, वो हाफ फ्लश को नहीं दिखा पा रहा, है ना?
जो उसकी गर्दन के साथ चलते चलते खत्म हो रही है ना। तो इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं ये तो शिष्टाचार की बातें हैं, है ना। सच स्टफ वाज कर्टसी, तो ये तो शिष्टाचार की बातें हैं। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, लेकिन वो ऐसी मूर्ख थी कि उसके लिए तो ये तो शिष्टाचार की बातों को भी एक बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन समझ लेती थी अपनी खूबसूरती को। मतलब उसको लगता था कि ये तो कितना एक बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, है ना, उसकी खूबसूरती को बखान करने के लिए उस पेंटर ने। तो वो इतनी सी बात से खुश हो जाती थी। तो देखो वो कह रहा है कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, है ना, कि इतनी सी बात काफी होती थी उसके उस स्पॉट ऑफ जॉय को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पॉट ऑफ जॉय मैंने तुम्हें बताया ना कि वो डिंपल सा पड़ जाता है जब कोई हंसता है, तो उसकी चीख में वो गड्ढा सा बन जाता है छोटा सा, है ना, तो उससे वो और सुंदर लगता है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। तो उसको लगता है कि वो ऐसी मूर्ख थी कि ये शिष्टाचार की बातें हैं, लेकिन उसको तो ये लगता था कि भाई वही बहुत उसने बढ़िया कमेंट दे दिया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया उसकी ब्यूटी को, तो इसी से ही उसके वो स्पॉट ऑफ जॉय बन जाता था, है ना। सो सच वाज द ड्यूक ऑफ फेरारा, है ना। एंड देन यू सी ही हैज मेंशनड फ्राप एंड लॉफ। फ्राप एंड लॉफ, वन थिंग इज दैट he says he has mentioned Frapp and Loff intentionally. He has mentioned the name of Frapp and Loff by design. One thing is that that Frapp and Loff is a rare artist, और वो ड्यूक ऑफ फेरारा इज देयर आफ्टर ऑल। वो इतनी बड़ी हैसियत है कि ऐसे कोई ऑर्डिनरी पेंटर थोड़ा ना आके उसकी लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट बना देगा। और दूसरी बात ऐसा है कि ड्यूक ऑफ फेरारा इज मंक। मंक मतलब साधु था वो, उसको कोई शादी वादी नहीं करनी थी कभी भी, ना ही हो सकती है। ऐसे मंक्स का मतलब ही यही होता है कि उसने रिलीजन की वो साइड अडॉप्ट किया है। तो उसको था कि अगर उसकी वाइफ पूरा दिन उसके सामने बैठेगी वो पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ एनी अफेयर बिटवीन द टू, है ना। सच सॉर्ट ऑफ चीप मेंटालिटी द ड्यूक ऑफ फेरारा हैड, isn't it? So I hope you must have understood what I have talked about this, whatever I have told you about this part of the poem. And the next part of the poem we will do in the next video lecture. Thank you.